हो जाएगा। ठीक है, why do we fall in? Now, what is health? Health is the state of complete physical, mental and social well-being. Health is the state of complete फिजिकली भी फिट हो, दौड़ सके, भाग सके, फिजिकल अपनी एज ग्रुप के जैसे लोगों के साथ हम काम कर सके। 80 इयर्स वाला 80 की तरह काम कर सके तो हेल्दी माना जाएगा। अगर वॉकिंग कर रहा है तो हेल्दी माना जाएगा। और जो 20 इयर्स का है या 16 इयर्स का है, अगर आपकी साथी दौड़ रही है और आप नहीं दौड़ पा रही हैं, देन यू आर नॉट हेल्दी। डिसीज फ्री होना अलग बात है, हेल्दी में यू शुड बी एबल टू परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ जॉब एज योर फ्रेंड्स और कुलीग्स आर परफॉर्मिंग, तब हेल्दी माना। कुलीग्स क्या होता है? कुलीग्स का मतलब तुम्हारे साथी लोग जो तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं। सो दैट इज, इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटली, सोशली भी। मेंटल का मतलब यू शुड नॉट गेट एरोगेंट विद एनीथिंग, यू शुड बी साउंड। आपको पेशेंस होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, इसको कहते हैं मेंटली साउंड, सो दैट यू कैन थिंक प्रॉपरली। तो उस चीज को कहते हैं कि मेंटल हेल्थ। समझ में आ गई बात की नहीं? फिजिकल हेल्थ हो गई। और इसके अलावा सोशल इन्वॉल्वमेंट, इफ यू आर आइसोलेटली, यू आर सिंपली सिटिंग एट वन एंड नॉट टॉकिंग विद एनीबडी, यू आर नॉट सोशल, यू आर नॉट हार्मोनियस विद एनीबडी, then it is also not counted as a healthy person. You should involve, you should be philanthropist, तुम्हें मानवता का प्रेमी होना चाहिए, then it is called we are socially healthy. बात समझ में आ गई? mental and social well-being, social well-being, जब तक घर में आके 4 लोग पूछ न जाए माही है क्या, माही है क्या, तब तक माही के होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे 4 साल सहेलियां हैं, दिव्या है घर में, कहाँ चली गई, कब आएगी, तब इंतजार करे तुम्हारे घर में 4 लोग, तुम्हारे दोस्त आए, फोन आए उनका। समझ आई बात की नहीं? देन इट इज सेड यस यू आर वेरी सोशल। ये तो बहुत सोशल है। सब अच्छी बात। नाउ इट इज सोशल वेलबींग। नाउ इट इज द आल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। ये तो हेल्थ का मतलब समझ गया, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। नाउ अब एक आंसर आता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ? सो नाउ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। बीइंग हेल्दी मीन्स वन फील्स, देखिए आंसर क्या कह रहा है कि बीइंग हेल्दी का मतलब क्या है। बीइंग हेल्दी मीन्स अ पर्सन परफॉर्म्स, ठीक है, एज पर his best capacity, as per जो भी उसकी बेस्ट कैपेसिटी है, कैपेसिटी एंड इक्विवेलेंट टू एज ग्रुप, जितने उनके एज ग्रुप है ना उनके जैसा बेस्ट कैपेसिटी एंड इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब इक्वल इन कंपैरिजन टू सेम एज ग्रुप, जैसा एज ग्रुप है उसके हिसाब से वो सही काम करे तो माना जाएगा कि ठीक है, ठीक है, सेम एज ग्रुप। और इसके अलावा क्या है, उस हैज पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव आउटलुक। इसका मतलब हाँ ये बहुत अच्छा है, हाँ ऐसा करना चाहिए। और हर वक्त नहीं हम तो जा रहे हैं, हम तो बिल्कुल बेकार है, हम तो जा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव आउटलुक, यस यस यू आर वेरी करेक्ट,
तो पॉजिटिव आउटलुक भी होना चाहिए। एंड कोप अप विद एडवर्स सर्कमस्टांसेस। मान लो तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए और ऐसी स्थिति में तुम्हें पता ही नहीं चले, जब पसल हो जाओ, वहां पर पसीने पसीने हो जाओ, यू आर शिवरिंग, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। यू शुड एबल टू कोप अप इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड एबल टू कोप अप। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे नंबर नहीं आए तो कूद के ऊपर से, तो ये कोपिंग अप है क्या? ठीक है, कोप अप, ठीक है, विद इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, इन एडवर्स circumstances and bear mental and social pressure। सोशल प्रेशर भी आ जाते हैं कई बार प्रधानमंत्री पर, या यहाँ के डीआईजी पर, या मजिस्ट्रेट पर, या यहाँ का कुछ भी डीएम है। सोशल प्रेशर, बहुत लोग हड़ताल कर रहे हैं तो डीएम पे प्रेशर नहीं आता होगा क्या कि उसका तबादला हो जाएगा? तो एक तरीके का मेंटल प्रेशर भी आता है कई बार। भाई यहाँ से उसका क्या हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, या यहाँ से कहीं उसका ट्रांसफर हो सकता है। तो प्रेशर तो आता है, आपके ऊपर क्या नहीं आता होगा मम्मी पापा कि अच्छा परफॉर्म करो, ये मेंटल प्रेशर है। व्हाई आर यू नॉट गेटिंग मार्क्स, नहीं आता है क्या? तो ये भी हेल्दी होने का है कि उसका मतलब है कि यस, उस कंडीशन को हम क्या कर सकें, एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड डू बेटर अंडर मेंटल एंड सोशल प्रेशर, एंड डू बेटर अंडर मेंटल प्रेशर। सर कोप का मतलब क्या होता है? कोप अप का मतलब है कि मैं उस स्थिति का मुकाबला कर सकूं। कोप अप, यू कैन कोप अप। अगर मान लो जैसे कि बहुत सर्दी है एंड यू कैन नॉट कोप अप विद विंटर, तो तुम बीमार पड़ जाओगे, बट सम आर कोपिंग अप। कोपिंग अप का मतलब है यू कैन गेट कंफर्टेबल विद इट, कोप अप, उसका मुकाबला कर सको, सामना कर सको। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। फॉर बीइंग हेल्दी ए पर्सन नीड्स टू हैव, अब हेल्दी होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर व्हाट इज नीडेड, देखो व्हाट इज फिजिकल मेंटेनेंस नीडेड, ये तो बात सही कि हमें हेल्दी होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कैसे हों? एक आदमी पूछा हम तो होना चाहते हैं, कैसे हों हेल्दी? सो व्हाट इज नीडेड फॉर बीइंग हेल्दी? हमें क्या करना पड़ेगा? बीइंग हेल्दी, so for being healthy a person needs to have a balanced diet, उसे ठीक संतुलित भोजन करना पड़ेगा। और बैलेंस लाइफस्टाइल लिख सकते हैं। हाँ, अभी बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। For being healthy a person should, सर हाँ सर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन समझा दो। बता रहा हूँ, बैलेंस्ड डाइट मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? हेल्दी होने से आप कहोगे हेल्दी तो ठीक है, ये हेल्थ है, हेल्दी होने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं, हेल्दी होने से बहुत कुछ होगा। हेल्दी होने का क्या महत्व है? अगर हेल्दी होगा तो जो हेल्दी होगा, का मतलब कैसे पता चलेगा वो हेल्दी है? सिग्निफिकेंट, हाउ इट इज सिग्निफिकेंट, हाउ इट इज मतलब ये भी पता चलता है कि अगर सिग्निफिकेंस क्या है आपके यहाँ होने का, क्या आप कैसे पता चलेगा आपको जब जवाब दोगे चीजों को? तो जो हेल्दी है व्हाट इज सिग्निफिकेंस? यू आर परफॉर्मिंग एट स्टेज, यू आर ए गुड ओरेटर, आप वहां पर स्पीच दे रहे हो। इसके अलावा यू आर एग्जीक्यूटिंग योर जॉब प्रॉपरली देन अदर्स, इन कंपैरिजन टू अदर्स यू आर हैविंग ए मैचलेस परफॉर्मेंस, तुम्हारी परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देन यू आर हेल्दी, इट सिग्निफाइज दैट यू आर हेल्दी। इसके अलावा अंडर मेंटल प्रेशर, सोशल प्रेशर, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रेशर। तो वो पूछेगा आईएएस के एग्जामिनेशन में, ये हो जाए तो क्या करोगी, वो हो जाए तो क्या करोगी, ये हो जाए, ऐसे कर देंगे सर, वैसे कर देंगे, ओके यू आर सेलेक्टेड, गो, ये चीज होती। तो पूछता है वो कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो क्या करोगे? सो इफ यू आर परफॉर्मिंग गुड इन मेंटल एंड सोशल प्रेशर, तो ये सिग्निफिकेंस है ना, वो आउटपुट देगा पर्सन, हर परिस्थिति में देगा, चाहे कैसी स्थिति हो। तो ये अच्छी बात नहीं क्या? क्या ये उसका सिग्निफिकेंस नहीं है? बोलो, बात समझ में आ गई?
अब देखो हेल्दी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड एंड वेरीड डाइट। वेरीड डाइट भी लेनी पड़ेगी। मान लो हर तरीके की सब्जियां हैं, ऐसा आपको एक्सक्लूड नहीं करना है। जो भी चीजें खाने पीने की हैं उसमें कोई ना कोई प्रोटीन, विटामिन या फैट जरूर है, तो उसे हमें लेना होगा। इसके अलावा वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज भी करनी होगी। एंड मेंटेन ए गुड हाइजीन, गंदगी में नहीं रहना होगा। ये ऐसा नहीं है कि डस्टबिन के बगल में अपना घर बना लिया। सो मेंटेन, डेली नहाना धोना पड़ेगा। मेंटेन अ गुड हाइजीन, इवन अपने कपड़े भी साफ रखने पड़ेंगे। और अगर कुछ ऐसे डिसीज है तो उससे खुद बचना भी पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा। क्या तो स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारी चीज है। इसके अलावा शुड हैव प्रॉपर शेल्टर, खुले में नहीं सोना है। और इसके अलावा टेक बेटर स्लीप, ये नहीं कि रात को 1 बजे तक जाग के पिक्चर देख रहे हैं फिर सुबह जल्दी उठ गए, वो नहीं। सो इसलिए ठीक है। इसके अलावा शुड हैव, पशुओं के लिए भी ये बात सही है, कैटल्स के लिए शुड हैव प्रॉपर शेल्टर, शेल्टर एंड टेक इनफ स्लीप, जितना जरूरी है। ज्यादातर बीमारियां कम सोने की वजह से आजकल हो रही हैं। तो इसलिए ये अगर पूछा जाए कि कैसे हेल्दी रहा जाए, हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्थ क्या है, तो ये सारी बातें लिखना। Now, what does it mean by disease? Disease क्या होती है? सर इससे इज डिस्टर्ब हो जाता है। Yes, it is the malfunction in body. Malfunction, कोई चीज ठीक से काम ना करे तो उसे क्या कहते हैं? ठीक से काम Malfunction. ना करना, ठीक से काम ना करना। Malfunction of बॉडी body, in body. Disease means discomfort. इसकी स्पेलिंग क्या है सर? माल फंक्शन, माल MAL और फिर फंक्शन, फंक्शन ठीक है। तो इट मीन्स डिस्कम्फर्ट इन बॉडी, किसी भी तरीके से, ड्यू टू फिजिकल रीजन से भी होता है। मेंटल, क्या ऐसे नहीं होते लोग मेंटली रिटार्डेड है, कहोगे क्या उन्हें डिसीज नहीं कहोगे? तो मेंटल रीजन भी होता है, फिजिकल रीजन भी होता है, या सोशल रीजन भी होता है। कैसे? क्या ये आतंकवादी को तुम क्या कहोगे? वेरी हेल्दी। वो कहते हैं हमें तो आदमी को मारने में अच्छा लगता है, तो वो सही है क्या? तो किसी न किसी वजह से वो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, उन्हें डिस्कम्फर्ट है जब तक किसी को मार नहीं देते। तो ये चीज सही है। डिजीज बचपन से होता है ना, बाय बॉर्न। यस, इट इज, ये कंजीनियल, यानी माँ के गर्भ से हो जाए। कहेंगे ये तो कंजीनियल लायर है, ये तो गर्भ से ही झूठा है। नहीं कहते आप लोग आपस में एक दूसरे को, अरे वो तो कंजीनियल लायर है, माँ के गर्भ से ही झूठ बोलता है। नहीं होता। 10 तरीके के झूठे होते हैं, उनमें से एक कंजीनियल लायर भी। बताएंगे किसी बता देंगे, चैप्टर करो इंग्लिश के क्लास में बताएं। सो इट इज डिस्कम्फर्ट इन बॉडी ड्यू टू, किस वजह से डिस्कम्फर्ट? फिजिकल। ज्यादा ना लिखो, चलो सोशल छोड़ दो, फिजिकल और मेंटल तो मानते हो। मेंटली रिटार्डेड होते हैं कि नहीं लोग? फिजिकल और मेंटल, सो हाँ मेंटल रीजन, मेंटल रीजन। तो ये हो गया डिसीज। अ डिसीज फ्री पर्सन नीड नॉट टू बी हेल्दी, बट हेल्दी पर्सन नीड टू बी इज डिसीज फ्री। जो हेल्दी हो तो डिसीज फ्री है ही है। लेकिन अभी अभी तुम फीवर से उठे हो, कह दो मैं तो हेल्दी हूँ, मैं काम कर लूंगा, तो तुम कहाँ हेल्दी हो? कुछ कर पाओगे? फीवर, अभी तो टेबलेट खा के उठे हो। सर वो क्या लिखा है मीन्स के बाद? डिजीज मीन्स डिस्कम्फर्ट, सर स्पेलिंग डिस्कम्फर्ट
कि किसी न किसी तरीके से मुझे आराम नहीं है। अच्छा, अ डिसीज फ्री पर्सन need not to be healthy, but a healthy person जो स्वस्थ है वो रोग मुक्त है, ये तो हम जानते ही है ना, is disease free. Okay, now there are certain differences between healthy and disease free person. And disease free person. Healthy person, it is a state of complete physical, mental and social well-being. It is a state of mental, social and complete physical. mental. फिजिकली पहले सही हो जाए, फिर मेंटली भी ठीक हो, एंड social सोशल well वेल बीइंग। जबकि डिसीज फ्री क्या है? इट इज स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ, disease. हाँ, इट इज स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। in any part of body, ये हमारे बॉडी में से कहीं पर वुंड्स हैं, घाव है, उसमें से पस आउट हो रहा है, वाइट पस है, या कहीं पर क्या एक हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो वो चीज हेड एक हो रहा है या कुछ भी हो सकता है ना, तो वो भी सही नहीं है। दर्द होता है कि नहीं, या कुछ भी हो तो डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर। हेल्दी पर्सन, हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? अगर आप ऐसी जगह पे बिल्कुल जंगल में मकान बना दो तो आप हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि आपको सोशल एनवायरनमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो ये सिर्फ हम पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपके अगल बगल वाले ठीक नहीं है, सोचेंगे कि खुशबू के घर के बाहर कचरा फेंक दो जाके, तो फिर खुशबू खुश रह पाएगी क्या? तो ये सोशली भी देखना पड़ेगा कि भाई हमारे आसपास अच्छे लोग रहते हैं कि नहीं। अच्छे लोग रहेंगे, सारे फेस्टिवल एक साथ मनाएंगे, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, तो अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? सोसाइटी पे भी। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन सोशल फैक्टर। सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर हम क्यों कह रहे हैं? दिल्ली में चले गए, वहां दम घोटू हवा है, तो ठीक है। सो इस तरीके से आप सफोकेटिंग एयर है, वहाँ पर एयर ठीक ही नहीं है, वहाँ पर जो QI क्वालिटी इंडेक्स है वो डेंजरस है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? प्रदूषण है, खूब पोल्यूशन है, फैक्ट्री के पास रह रहे हो, तो क्या इन्वायरमेंट अगर ठीक ना हो तो हेल्दी रह सकते हो? हाँ, अपनी तरफ से खूब एक्सरसाइज करो, इन्वायरमेंट ही नहीं ठीक है आसपास का, तो क्या हेल्दी रहोगे? ठीक है। और सोशल अच्छे लोग हों और अच्छा environment. एंड सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। सर, हाँ बोलिए। सर जैसे दिल्ली में सर पॉल्यूशन है तो वो यहाँ भी आ सकते हैं ना? आ सकता है, मतलब वो वहीं पे डिस्पर्स हो जाता है। इतनी दूर है, हम लोग यहाँ से जो भी है 16 घंटे हैं, तो इतनी दूर आने में यहाँ अलग है, इतनी जल्दी नहीं पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है कि नहीं? आसपास डिस्पर्स हो जाता है बहुत सारा, तो पोल्यूशन पेड़ भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो रास्ते में कितने सर पेड़ तो बहुत कुछ कर लेते हैं, कर लेते हैं, pollution बहुत भी। CO2 और ये सब कर ही लेते हैं, बहुत सारी चीजें सॉइल भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से ये इस पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? डिसीज फ्री होना, इंडिविजुअल पर। हम दवा खाएंगे तो डिसीज फ्री हो जाएंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ओनली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A healthy person is disease free. A disease free person may be healthy or unhealthy. Healthy person क्या disease free होगा? Yes sir, होगा। Healthy person is disease free. Disease free person may
healthy person is energetic and perform as per requirement. Healthy person is energetic and performs as per requirement. सब लोग है अब जो है वहाँ पर गेम क्लास है, कोई ये भी कोई क्लास है, इससे अच्छा तो मैं बैठा ही रहूँ, थोड़ा हेड डाउन करके सो ही लेता हूँ, तो वो थोड़ी ना हेल्दी है, एनर्जेटिक है, चलो हाँ खेलते हैं। और दूसरी तरफ डिसीज फ्री पर्सन क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल एटीट्यूड। सो डिसीज फ्री पर्सन, परफॉर्मेंस ऑफ डिसीज फ्री पर्सन, परफॉर्मेंस ऑफ disease free person depends on, अब वो किस पे डिपेंड करेगी, डिसीज फ्री तो है तो ऑन पर्सनल एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या है, यानी उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण यदि ठीक है तो अच्छा काम करेगा, और उसका नहीं मन है काम करने का तो बैठा रहेगा। डिसीज फ्री है, डिसीज फ्री होने से एनर्जेटिक नहीं हो जाएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। मान लो बाहर सर्दी ज्यादा है और तुमको ठंड लग रही, तुम्हें ठंडी से बचने को डॉक्टर ने कहा है, डिसीज फ्री हो, लेकिन क्या फिर भी कुछ प्रिवेंशंस नहीं होते हैं क्या? मान लो अभी आप फीवर से उठे हो, अब बाहर स्नोफॉल हो रहा है, तो आप इन्वायरमेंटल फैक्टर भी तो हैं, आप जाके बाहर वहां पे एनर्जेटिक दिखाओगे, तो उसमें प्रिवेंशंस भी उसे फॉलो करने पड़ते हैं। Now, next is सर नीचे का मत उठाना क्या इधर का मिटा लेने दो, उधर का बाद में कर लेना। वो मैं भेज दूंगा, जल्दी भेज दूंगा अभी, और साथ में इसका वही भेज दूंगा। इधर का ऊपर का हो गया, मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगा। मिटा देना सर नीचे का मत, कहाँ से नीचे का बताओ, सर मिटा दो। इतना ठीक है? तो पूरा मिटा दीजिए। 2.1 भाई सर उसके बॉस फ्रेंड के देख लेंगे। कौन? तेरी बात कर रही हूँ। और फ्रेंड अगर एंटी सोशल हो गया फिर क्या करेंगे? वो सर उसकी गलती। चलो ना, सर इतना क्यों छोड़ दिया? अब इतना पता नहीं लिख लिया, अभी कर देंगे। वो तो सार्थक अभी अभी आया है, वो तो अभी आके बोल रहा मत मिटाओ। अब जरा देखिए कि जो ये तो बात हो गई कि हमें डिसीज फ्री रहना चाहिए, ओके। स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एंड टेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाँ तो निकाल पेज नंबर 178। सो दो ऐसी कंडीशन बताओ गुड हेल्थ के लिए। तो पहली चीज है रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट। हाँ, और सर इनफ स्लीप। तो सारी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख देना, मैं 2 लिख रहा हूँ, अब और भी लिख देना। ये तो 2 के साथ एक फ्री। चलिए, स्टेट एनी टू कंडीशन फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज। सो अगर फ्री ऑफ डिसीज होने तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं? गंदगी में रहोगे तो डिसीज फ्री रह पाओगे क्या? फ्री ऑफ प्रॉपर हाइजीन हाइजीन, हाइजीन की क्या HYGIENE हाइजीन होना चाहिए, और साथ ही साथ इनफ स्लीप, इनफ रेस्ट भी देना पड़ेगा ना। यस सर। और सर प्रॉपर शेल्टर।
रेस्ट, ये दोनों कंडीशन लगभग मिलती जुलती हैं। सो आर द आंसर्स ऑफ अबव नेसेसरीली सेम और डिफरेंट? तो दोनों ही केसेस में वही आंसर होगा, सर सेम है। सेम रहेगा, सर डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि जो डिसीज फ्री रहने के लिए चाहिए वो तो हेल्दी होने के लिए भी वो चाहिए, उसके अलावा एडिशनली भी बहुत कुछ चाहिए। हाँ उसके अलावा हमें सोशल इन्वायरमेंट भी चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, सोशल लाइफ, इन्वायरमेंटल कंडीशन। सो आंसर्स आर सेम, ठीक है। वैसे मैंने ऐसे पॉइंट लिखे नहीं है उसमें सोशल और वो लिखते तो डिफरेंट भी हो जाता है, वो लिख देता मैं तो डिफरेंट हो जाता है सर क्या Yes, sir. कि इन्वायरमेंटल फैक्टर होना चाहिए, वो लिखते तो, लेकिन ये दोनों सेम है, यस आंसर्स आर सेम जो एज मेंशन। अब जरा देखिए कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज, डिसीज कई तरीके की सर हो सकती पॉन्डर है। का मतलब क्या होता है? क्या थिंग्स टू पॉन्डर। इन पर ध्यान दो, पॉन्डरिंग यानी ध्यान देना। सो डिसीज कितने तरीके की हो सकती हैं? नाउ 2 types, acute and chronic. ये ठीक कह रहे हैं, तो ये दोनों ही लिखो जैसा कि एक्यूट एंड बाबा ने बताया कि एक जेनिटल और दूसरा क्या बताया इन्होंने, एक्वायर्ड। कंजेनिटल का मतलब है बाय बर्थ, हेरिडिटरी। हाँ, और ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम। यस कुछ जैसे अगर आपके स्कैर मार्क आ गया, कट का निशान, तो ऐसा हो सकता है, तो वो भी एक तरीके की डिसीज ही है, चेहरे पे निशान आ गए, तो ये सब हो सकता है। अब एक्वायर्ड के दो कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो अपने जीवन में कुछ डिसीज हो गई, तो कुछ ऐसी डिसीज है कि तुम छू लो दूसरे को तो क्या उसको हो जाए? यस सर। सर जैसे पोलियो। तो कुछ इन्फेक्शियस हो सकती हैं, या आस पास रहो, तुमको सर्दी जुकाम है, कोल्ड एंड कफ है, तो क्या दूसरे को हो जाएगा जो बगल में बैठा है? यस हाँ, हो जाएगा। सर कोल्ड एंड कफ तो एक्यूट डिजीज होता वही है। तो इस तरीके से एक्यूट अलग बात है, वो हम अलग से देख लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिससे इन्फेक्शन फैल जाता है, Yes. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्प्रेडिंग और नेचर ऑफ ओरिजिन। हम दो चीजों पे चर्चा कर रहे हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन ऑफ डिसीज, तीन तरीके की चीज है, हाँ। डिसीज अलग अलग तरीके से। नेचर ऑफ ओरिजिन पे कर दी कि जन्म से है या बाद में, नेचर ऑफ ओरिजिन पर है। अब नेचर ऑफ स्प्रेड पे देखो, तो नेचर ऑफ स्प्रेड कौन कौन सी बताइए? इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। दैट इज ये इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय वाटर, एयर, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर और पर्सन टू अदर। और मान लीजिए कि मुझको ऐसे कैंसर हो गया है, तो कोई हमारे पास आएगा तो उसे भी थोड़ी ना कैंसर हो जाएगा, या और कोई भी तरीके से हो सकता है मैं इम्पेयर्ड हूँ, एक हाथ कटा है तो दूसरा पास आएगा उसका भी कट जाएगा। तो इस तरीके से ये नॉन कंटेजियस, इट डज नॉट, ये दूसरे में नहीं जाती। सो इट does not spread from does not spread from one person to other। अब देखिए, मान लीजिए कि इन्फेक्शियस डिसीज है, तो वो कंटेजियस भी हो सकती है नॉन कंटेजियस। और नॉन कंटेजियस भी हो सकती है। इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन एक कंटेजियस है। कंटेजियस का मतलब जानते हो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कोल्ड एंड कफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, हमने छींका दूसरे को हुआ। अब कुछ इनडायरेक्ट है, हमने मच्छर ने काटा, डेंगू। उससे मलेरिया दूसरे को मान लो डेंगू ही का कर लो, तो उस दूसरे को काटेगा, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, तो उसको कहेंगे नॉन कंटेजियस। क्या बोलोगे? नॉन और कंटेजियस। जो सीधा आपके छींकने से, हाथ मिलाने से किसी को फैल जाए तो वो क्या कहलाएगा? Contagious। इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कंटेजियस। दैट इज डायरेक्ट
ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, शेकिंग ऑफ हैंड्स हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इंजेक्शन, शेयरिंग इंजेक्शंस, शेयर वाटर, फ्रॉम मदर टू बेबी, जो अनबॉर्न बेबी, वो सब हो सकता है कि नहीं? तो ये सारी चीज हो सकती है। या इसके अलावा ये शेयरिंग रेजर से भी हो सकता है। नी मदर टू बेबी एड्स हो जाता है, अगर माँ को एड्स है तो बच्चे को एड्स हो जाएगा। और भी कौन बीमारी है? हैं? सर और भी कई बीमारियां होती होंगी, एड्स तो हो ही जाता है। ऐसी कई बीमारियां कि माँ को हो सकता है कोरोना हो तो बच्चे को भी हो ही जाए। कंटेजियस में ये होता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सीधा हाथ में जाने से हो सकता है। सर लेकिन अगर बच्चे से माँ से बच्चे को हो गया तब तो कॉन्जेनिटल हो जाएगा। कंजेनिटल, ये भी बात सही है कि देखो कंजेनिटल का ये मतलब नहीं है कि मान लो मेरी माँ को डायबिटीज था तो मुझे भी हो गया, इस तरीके से भी कंजेनिटल होता है। कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि मान लीजिए कि सर कंजेनिटल मतलब हेरिडिटरी, वो कहने का मतलब, और एक है कि माँ में है बच्चे को हो गया। कंजेनिटल गर्भ से है, जैसे कंजेनिटल का ये मतलब ना समझो, माँ अंधी नहीं थी बच्चा अंधा हो गया, कह दो हम तो जन्म से अंधे, हम तो जन्म से सूरदास है, तो वो हो गया। अब कंटेजियस का मतलब है माँ को है तो बच्चे को है, नहीं फर्क समझ में आया? अब समझो, मतलब माँ स्वस्थ है, अब बच्चा अंधा हो गया, तो उस बच्चे को जो ब्लाइंडनेस है, क्या वो कंजेनिटल नहीं है? जेनिटल्स, यानी जब वो जेनिटल से निकला माँ के तब उसे बीमारी थी। तो समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका जरूरी मतलब कि माँ भी अंधी होगी क्या? नहीं। तो कंजेनिटल का मतलब समझ में आ गया। अब कंटेजियस का मतलब माँ को थी तो बच्चे को भी हो गया फालतू में, नहीं समझ? अब ये देखो, अब हुआ नॉन कंटेजियस, दैट इज इसमें भी ट्रांसमिशन होता है क्योंकि इन्फेक्शियस तो है ही है, लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब समझते हो? बाय एनिमल या फिर बाय ट्रांसमिशन, ये सही बात आप लोग कह रहे हो। बाई एयर हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और वेक्टर, यस सर, मच्छर जैसे कुछ काट ले, वेक्टर्स, रेबीज, रेड से भी तो होता है, प्लेग फैल जाता है, आधा यूरोप मर गया था 1920 में। सर इंडिया में भी तो आ गया था। तो वेक्टर्स, और ये किस तरीके से हो सकता है? डायरेक्ट ट्रांसमिशन, हैंड शेकिंग से भी हो सकता है कंटेजियस, ठीक है। और भी कई तरीके से हो सकते हैं कि किसिंग से भी हो सकती कोई डिसीज, या हैविंग सेक्स, तो इससे भी हो सकता है। या क्या हो सकता है? हैंड शेकिंग से हो सकता है, शेयरिंग, एक दूसरे के बर्तन अगर हम आपस में शेयर करें, फॉर्माइट डिसीज, मान लो हमने हाथ पोछा टॉवेल में और दूसरे ने भी उसी पे हाथ पोछ लिया, तो क्या भाई वो हम चेक कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि किसी तरीके से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाए। एक जैसे शेयरिंग नीडल्स, हाँ उनको भी इंजेक्शन लगाया, कुछ लोग करते हैं नशा करते हैं, उनको भी नशा, चलो तुम भी लो, पता चला एक को सबको हो गया। शेयरिंग नीडल्स, शेयरिंग रेजर, समझ आई बात कि नहीं? यस सर। आपको मालूम है कि कांगो में कुछ एक दो लोगों ने चिंपैंजी के साथ सेक्स किया था, उसके बाद उन्हें एड्स हो गया, और उसके बाद आज 80% लोगों को कांगो में एड्स, उनमें इतना आपस में वेट पार्टनर बन गए, और कांगो की हर साल 10% जनसंख्या एड्स से मारी जाए। सर एड्स में होता क्या है? एड्स में ऐसा होगा कि मान लो मैं कहूँ अरे अनुराग को छींक आ गई, बेचारा मर गया। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तुमको छींक भी आएगी ना, तुम छींक से मर जाओगे। कोल्ड एंड कफ, तुम्हारे अंदर इम्यून है ही नहीं, AIDS, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी है। इम्यून डेफिशिएंसी का मतलब है अगर तुमने जरा सा खट्टा मिठाई खा लिया, जरा सा समोसा खा गया, कितना अच्छा, इसको एड्स था। जरा सा तुमने खराब खाना खा लिया, जरा सा तुम सर्दी में निकल गए, एसी का टेम्परेचर 26 से 27 कर दिया, बेचारा मारा। ये चीज होती है। तुम्हारे मरने का कोई कारण यही है, बस तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम कितना भी बचोगे, मरोगे ही मरोगे। समझ में आ गई बात?
तो ये चीज हो गई। और बताओ शेयरिंग नीडल हो सकता है, ठीक है कि नहीं? शेयरिंग नीडल, तो इन सभी चीजों पे अभी आगे बात करेंगे। शेयरिंग नीडल बताया और रेजर बताया क्या? हाँ यस यस सर। सर। शेयरिंग नीडल ना लिखो, इंजेक्शन लिखो, सब ब्लेड। इंजेक्शंस। और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिखे कि नहीं? हाँ यस सर। एक से दूसरे में ब्लड डालना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन। और बताओ शेयरिंग रेजर। यस सर। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिए कंटेजियस डिसीज में, और वहां पर वो बात हो गई, ठीक है। और शेयरिंग यूटेंसिल्स ये भी यहां पर आएगा, फार्माइट डिसीज, अभी हम आगे और बताएंगे, ठीक है। शेयरिंग यूटेंसिल्स और बिलोंगिंग्स, इतनी बात हो गई। तो अभी आपको पता चल रहा है कि ओरिजिन के बेसिस पर, स्प्रेड के बेसिस पर। अच्छा, तीसरी चीज है जो नॉन इन्फेक्शियस है, उसके भी कई तरीके हैं। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब क्या ये समझते हो? नॉन कम्युनिकेबल। हाँ यस सर। अब इसका क्या मतलब समझते हो? कम्युनिकेबल। अच्छा, तो ये बताओ नॉन कम्युनिकेबल के कौन से 5 प्रकार हैं? 5। अरे आप ही तो बताओगे। पहली चीज है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी डिसीज, भाई वो कहे हम तो दही नहीं खाते हैं, अब दही नहीं खा रहे हो, अंडा भी नहीं खा रहे हो, तो आपको B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आप पैर रखोगे यहाँ पड़ेगा, वहां लहकेगा पैर। मतलब जैसे यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का खत्म, दही नहीं खा रहे हैं, अंडा नहीं खा रहे हैं, इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं खा रहे हैं तो बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म। या तो फिर B12 की टेबलेट खानी पड़ेगी, खाना मुंह पे ले जाओगे नाक पे लग जाएगा, सर ये चीज हो जाएगी। जरूरी है कि अंडा खाना हैं? दही खा तो दही। अंडा या दही दोनों में B12 होता है, तो B12 अगर हम इन दोनों में से किसी एक चीज को खाते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी बॉडी में विटामिन की कमी नहीं होगी। तो डेफिशिएंसी डिसीज समझते हो? Yes, sir. या आपने कभी सूडान या कांगो के बच्चों को देखा? हड्डी हड्डी दिखती है, माल फंक्शन, बहुत दुबले पतले बच्चे ऐसे देखे हैं? सर कुपोषित है। कुपोषित जो रहते हैं, तो डेफिशिएंसी ना किसी चीज की वजह से। नहीं देखे क्या? देखा है सर बहुत। टीवी में तो देखे होंगे। तो डेफिशिएंसी डिसीज या फिर मेटाबॉलिक डिसीज, कोई पतला है कोई मोटा हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, या जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं इट इज नॉट प्रॉपर। वॉट एवर इज द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म इन आवर बॉडी में, जो हमारी बॉडी में जो भी चीज हो रही है, ठीक है, सो ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट प्रॉपर। एक है कि हमें खाने को ठीक से ना मिले, और दूसरी चीज है कि हमारे अंदर पता नहीं क्या ऐसी बीमारी है कि हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन सही नहीं हो रही। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर समझते हो? Yes, तो sir. कभी कभी कोई बहुत कहते हैं इसको तो थायराइड हो गया, ऐसा नहीं सुना? सर थायराइड में क्या होता है? फूल जाएगा या बिल्कुल दुबला हो जाएगा? सर गोइटर। थायराइड नहीं, वो तो गोइटर तो वो घेंगा होता है। थायराइड में आदमी के बॉडी में सूज जाएगा, दबाओगे तो दब जाएगा। एलिफेंटिया होता है ना सर, वो एलिफेंट तो एसिड। वो पैर का होता है, वो अलग है। थायराइड में क्या होता है, हम ये कह रहे हैं कि बॉडी में अगर आपके अंदर डाइजेस्टिव या कोई भी तरीके की फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। Something somewhere within your body is going wrong. Your biochemical reaction is not occurring properly. ठीक से बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके लिए किसी बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, किसी वायरस की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी में ही कुछ गड़बड़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। समझ में आ गया? थायराइड से मरते नहीं है ना? मतलब नहीं है। तो दूसरा क्या बताया? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थायराइड का बैलेंस, जो वो थायरॉक्सिन हार्मोन है हमारी बॉडी में अगर ठीक से नहीं बन रहा है, थायरॉक्सिन क्या करता है, कैल्शियम और इसके अलावा फास्फोरस की मात्रा रिलीज करता है बॉडी में। तो वो थायरॉक्सिन गले में होता है और अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, नहीं रिलीज कर रहा, तो या तो मोटे हो जाओगे, पतले हो जाओगे। सर वही तो 500 mg की टैबलेट लेनी पड़ती है इसके लिए। लेनी पड़ती है ना, तो लेनी पड़ती है। थायरॉक्सिन का अगर सही तरीके से ना हो तो दिक्कत हो जाती है। तीसरी चीज क्या है, डीजनरेटिव कैंसर डिसीज। तीसरा क्या है, सर थायरॉक्सिन क्या होता है? एक हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है, वो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी सब कुछ सारी रिएक्शन ठीक ठीक चले, हम खा रहे हैं खाना पचे, बॉडी में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अच्छी तरीके से ट्रांसमिशन हो। और नहीं, अगर थायरॉक्सिन सही तरीके से रिलीज नहीं हुआ, गले में से एक ऐसा होता है ग्लैंड, उसमें से निकलता रहता है,
तो फिर क्या होगा, या तो हम पतले हो जाएंगे या फिर मोटे हो जाएंगे। मोटे हो जाएंगे। हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शन ठीक नहीं है। सर ओबेसिटी। ये नहीं सोचते हो कि तुम्हारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो, नहीं समझ में? हाँ होता है। हर सर, रिएक्शन खाते तो हैं होती है तो ना भी बॉडी में, कैसे लाल खून बन जाता है, खाना तो सफेद खाती हो, कोई रिएक्शन नहीं होती होगी क्या बॉडी में? होती होगी सर, होती होगी। वो अगर गड़बड़ हो गई मिट जाएगी। तो फिर मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मरेंगे बाद में, डिसीज पहले होगी। अच्छा, तीसरी चीज कैंसर। कैंसर का मतलब समझते हो? हाँ एक्सेस ऑफ सेल कैंसर किसी भी पार्ट में एक्सेस ऑफ सेल हो ग्रोथ ग्रोथ एक्सेस ग्रोथ। तो ये 3 हो गया। इसके अलावा और 2 भी हैं, 5 हैं। तो जैसे एलर्जी, कभी कभी पॉलन से अगर फूड सूंघ लिया तो छींक आने लगती है, Yes, डस्ट sir. से छींक आने लगती है। Rashes. किसी किसी को रैशेज हो सकते हैं, किसी किसी को मशरूम खाने से गड़बड़ हो जाती है। जिमीकंद जानते हो, बीट रूट जमीन के अंदर से निकलता है, तो उसको खाने से कभी कभी को दिक्कत हो जाती है। तो एलर्जी किसी किसी तरीके से किसी को क्या होती है, एलर्जी। एलर्जी। हाँ ठीक है। और चौथी चीज है, किसी किसी को वो अजीनोमोटो खाने से, आप बोलते हैं जाके आज चाउमीन बना रहे हो अजीनोमोटो मत डालो। ये क्या होता है? विनेगर। विनेगर अलग चीज होती है, विनेगर तो वो एसिटिक एसिड होता है। एक अलग भी होता है जो चीनी लोग डालते हैं, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं अजीनोमोटो, वो मत डालो, है ना? जो लोग बनाते हैं घर में जानते हैं, ये तो लड़कियां जानती हैं, आप लोग क्या जानो। इंजरी सर लड़के भी बना सकते हैं। मेरी गली के बाहर बनाते हैं। ठीक है, इंजरी ठीक है। लेकिन मम्मी लोग तो इनको नहीं सिखाती ना, हम लोग इंडियन सोसाइटी में। आप लोग किचन में सिखा देती हैं, इनको नहीं सिखाती है, पता नहीं। तुमको सिखाती है मम्मी? मैं खुद सीख लेता हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात। ये देखो, इतनी बात समझ में आई। तो इंजरी ये सब कैसी है, क्या ये एक दूसरे में वो हो पाएंगी? हमें एलर्जी है तो क्या हमारे बगल में जो बैठेगा उसे भी हो जाएगी एलर्जी? हमें कैंसर तो नहीं होगा, हमारा मान लीजिए माल फंक्शन है बॉडी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो दूसरे को तो नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? डेफिशिएंसी डिजीज, आपको मालूम है इतना बुरा डिसऑर्डर है कि अमेरिकन हर तीसरे दिन टॉयलेट जाता है। ये अमेरिकन का हालत है। सर तो कई कई कंट्री में ऐसा डिसऑर्डर है, अब वो उसे नॉर्मल मानते हैं। एलर्जी में ना सर, अगर हमको छींक आ गई तो फिर सामने वाले को हो सकती है सर, जैसे मतलब छींक। एलर्जी में हो सकता है छींक आने से, एलर्जी यहाँ पे थोड़ा फैलता है। पॉलन ग्रेन, या आपको कभी क्या है कि डस्ट से एलर्जी हो सकती है। ऐसे डस्ट वाले कमरे में, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो वी हैव सीन वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीजेस। तो ये डिसीज हम लोगों ने देख ली कौन कौन तरीके की होती हैं। नाउ अब जरा देखो, चलो जा। अरे कैसे देखते यार, वो दबाते थे वो लोग। ओके। अब जरा देखो कि लिख दो यहाँ पे। हाँ ताकि तू ना हर एक पिक्चर देख सके। गूगल पे प्ले स्टोर से ना। बात ना करें। तो बहुत मेहनत लगती है आप लोगों की आवाज उसमें से हटाने में। आप सोचते हो कि हमने बोल दिया, लेकिन हमको उसमें आधा घंटा लग जाता है सिर्फ कि कैसे हम पवन की आवाज उसमें से हटाएं कि अगले साल भी ये वीडियो काम आ सके। आपके लिए तो डेमोक्रेसी है। और अगर बात भी किया करो तो बुक से पढ़ के द कंटेजियस डिसीजेस, तो वो फिर उसमें इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। मतलब हाँ, तो ऐसा किया करो, समझ में आ गई ना बात कि आप बोलो कंटेजियस डिसीजेस। फिर अनुराग तुम क्या कहते हो? हमारे घर में कचौड़ी बनी थी कंटेजियस। फिर ये बोलेगा कुछ, तो मतलब इंफॉर्मेटिव होगा तो सही रहेगा। नाउ अब जरा देखिए कि
दो तरीके की और डिसीज है ऑन द बेसिस ऑफ स्पैन ऑफ डिसीज. सो Acute and chronic. acute and chronic disease. सर ये किससे ये ऑन बेसिस ऑफ स्पैन कि लाइफ टाइम कितनी देर के लिए कोई डिसीज आई. यानी कोल्ड एंड कफ है तो 5 दिन के लिए आया, लेकिन कोई ऐसी बीमारी है कि वो पूरा जिंदगी भर दवाई खा रहा है और धीरे धीरे उसकी बॉडी डिजेनरेट होती चली जा रही है, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक डिसीज. कैंसर. वो जो एक्यूट डिसीज है उसमें स्कूल नहीं जाओगी, उसमें 3-4 दिन के लिए फुल फ्लेज आएगी, फुल फोर्स के साथ. आप बेड रेस्ट करो फिर ठीक ठाक हो, तुम्हारी बॉडी में कुछ खराबी नहीं होगी. लेकिन जिसको डायबिटीज है एक एक करके हार्ट खराब हो रहा है, फिर किडनी खराब हो रही है, फिर लीवर खराब हो रहा है, पूरी जिंदगी वो दवाई खा रहा है. डायबिटीज से खराब. मतलब इस तरीके से होता है कि डायबिटीज में जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम नहीं कर पाता है, वो शुगर को तोड़ नहीं पाता है ग्लूकोज को, तो ये चीज होती है. ठीक है, तो दीज लास्ट एक्यूट डिसीज क्या होती है? जो सर कुछ समय के लिए रहते हैं। Short लास्ट time. फॉर शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 दिन, शॉर्ट कफ कोल्ड. पीरियड ऑफ टाइम. और जबकि कफ कोल्ड हो सकता है, कफ कोल्ड हो गया. और इसी तरीके से दीज लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. और कई तो ऐसी होती है पूरी जीवन रहती है. कैंसर. एड्स. कैंसर एड्स हो गया, किसी की आंख नहीं तो पूरे जीवन वैसे ही रहेगा. HIV. हाँ, सो HIV में तो बचेगा नहीं, छींक कभी ना कभी तो आएगी. सो दीज लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. सर तो एड्स में होता है ना. हाँ, lasts for a long time, even, ठीक है, लाइफ टाइम, as much as. सर हाँ बोलिए. सर कोरोना सर एक्यूट डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है. देखो कोरोना ठीक भी हो जाता है, लेकिन बाद में ऐसे कई बार हुआ है कि सेकंड अटैक भी आता है कोरोना पर, लोग मर भी जाते हैं. कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में ये लंग्स को खराब करके जाता है. अगर कोरोना हो गया है तो लंग्स इन्फेक्शन कर ही रहता है, कमजोर हो जाते हैं. These do not cause long term bad effect on. अगर तुम्हें छींक आ गई या कोल्ड कफ हो गया तो आगे कहोगे अरे बचपन में तो एक बार छींक आ गई थी, अब तो मेरा सारा बॉडी. ऐसा नहीं है ना, छींक आ गई क्योंकि हमारी बॉडी में कई बार फैट जमा हो जाता है, कफ म्यूकस जमा हो जाता है. म्यूकस जानते हो? तो अगर म्यूकस जमा हो गया अंदर, कंजेशन होगा, फिर सब स्नीजिंग से निकल जाएगा, फिर बॉडी क्लीन हो जाएगी कि नहीं. और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक होता है कफिंग, 3 चीजें होती हैं, कफ वात पित्त. यानी एक होता है कफ, तो समझ गए ना, जो निकल गया, वो कैसे निकलेगा बताओ? स्नीजिंग से निकलेगा. ठीक है, कफिंग हो गया, रनिंग नोज से निकलेगा क्या, या डाइसेंट्री से भी निकलता है. म्यूकस किस चीज से निकल सकता है? लूज मोशन से भी म्यूकस. तो बॉडी ठीक रहेगी. 3 चीजों का बैलेंस चाहिए. और दूसरी चीज है वात का मतलब हवा. अगर आप घर में बैठे रहोगे तो आपकी बॉडी में छोटी छोटी एयर कैविटी हो जाएगी, तो उससे आर्थराइटिस हो जाता है. कि जब एयर कैविटी, मान लो आप दौड़ भाग रहे हो तो आपकी बॉडी में एयर कहीं कंजेस्टेड नहीं हो पाएगी. नहीं तो लोग कुछ नहीं कहते हमें गैस की प्रॉब्लम है, सर दर्द हो रहा है, गैस चढ़ गई, यहाँ चढ़ गई, वहाँ चढ़ गई, खाना पीना. वात की मतलब है अगर हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर है, हम दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एयर की प्रॉब्लम है. तीसरी चीज क्या है? कफ वात पित्त, एसिडिटी. कुछ लोग कहते हैं इसके साथ नींबू भी निचोड़ दो, 2 अचार भी दे दो, एक ही दे दो, मिर्चा भी दे दो. तो एसिडिटी जब बढ़ती है, मालूम है, स्टमक अल्सर, वो इनो, कितने सारे तो ऐड आते हैं, इनो पे लो 6 मिनट में आराम, 6 सेकंड में आराम, तो कितनी देर में आराम. एसिडिटी में ऐसी जलन होती है पेट में. तो तीसरी चीज क्या बताई गई? कफिंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बॉडी में एसिड नहीं होना चाहिए. और तीसरी चीज, एयर ज्यादा नहीं जमा होनी चाहिए. अगर हम प्रॉपर वॉकिंग करेंगे और एक्सरसाइज और काम करेंगे तो हमारी बॉडी में कहीं भी एयर कहीं पर ब्लॉक नहीं होगी. ये 3 ठीक है तो इनका बैलेंस सही है, तो फिर हमारी बॉडी हेल्दी है. बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दूसरी चीज क्या बताई गई? इट डज नॉट हैव ए लॉन्ग इफेक्ट ऑन बॉडी पार्ट्स. ये हमारी बॉडी पार्ट्स में लंबे समय तक डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट. पित्त क्या था? अम्ल. पित्त का मतलब है एसिड. डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म. ये चरक संहिता में बताया गया है आचार्य भट्ट ने, जो हमारी 4 संहिताएं हैं ना, उनमें एक है. सो डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट. लॉन्ग टर्म बैड
इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। दूसरी चीज, जबकि ये जो क्रॉनिक है, अगर आप लंबे समय तक दवा लोगे तो क्या सही रहेंगे बॉडी पार्ट्स, या आप एफिशिएंट रहोगे, इवन आप दूसरों के जैसा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कफ कोल्ड से निकलने के बाद तो दौड़ भी लोगे, लेकिन जो हमेशा दवाई खा रहा है बचपन से, वो दौड़ पाएगा वैसे? तो these cause drastic long term, धीरे धीरे उसके ऑर्गन खराब होंगे, लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। उसका चेहरा निस्तेज हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसे कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, नाउ इसमें क्या चीज हो सकती है, इवन इसमें क्या होगा, एकेडमिक लाइफ और कैरियर इज नॉट हेम्पर्ड। अगर एक 2-4 दिन के लिए आ गई तो क्या तुम्हें बैंक से निकाल देगा? और तुम्हें ऐसे कोई ऐसी बीमारी है, हर महीने तुम बेड रिडन रहते हो, तो फिर उसे निकालना तो बहुत ऐसे है ना कि वो जॉब में नहीं लेते हैं। सो इट डज नॉट इफेक्ट academics and career। जबकि उससे इफेक्ट तो पड़ जाएगा ना। तो अगर मैं डायबिटीज है, कौन लेगा थोड़ी थोड़ी देर में, तो तुम कुछ दवा खाने जाओगे, कुछ तो अपनी इफिशिएंसी क्या दिखाओगे। और इट, ठीक है, अफेक्ट्स बैडली ना लिख के अगर इफेक्ट लिख दो तो भी चलेगा क्या? इसका मतलब होता है बैड इफेक्ट। तो इट अफेक्ट्स एकेडमिक्स एंड कैरियर। इसके अलावा इसका एग्जांपल क्या है कि कोल्ड कफ, ये सब है, ठीक है। फीवर भी हो सकता है, वायरल फीवर हो जाता है किसी को, क्या हो ही जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, ये वायरल फीवर है, दवा लेना तो ले जाओ, या तो ऐसे ही चले जाओ। तो इसमें क्या होता है कि ट्यूबरक्लोसिस का मतलब जानते हो? जैसे टीबी, हाफनी आती है, टीबी, ऐसे ऐसे बात करेगा, सांस नहीं ले पाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि उसके लंग्स काम ही नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज, सर आपने 2 सब बोलो, डायबिटीज, आर्थराइटिस का मतलब समझते हो? डायबिटीज में क्या होता है, शुगर इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू एनर्जी, एंड शुगर जो हमारे ब्लड में, वो शुगर ज्यादा हो जाएगी क्या? क्या ब्लड गाढ़ा हो जाएगा? तो हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी। एक है हार्ट बिल्कुल पतला ब्लड करे, और हार्ट से कहते चाशनी को करो जरा, चाशनी को करने में अच्छा रहेगा, वो तो बेचारा मर जाएगा। हार्ट अटैक, डायबिटीज है तो हार्ट अटैक आना ही नहीं, समझ में बात। शुगर नहीं टूटी तो क्या वो शुगर ब्लड में रहेगी, और ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाएगी। शुगर किसी भी चीज में मिला दो तो डेंसर हो जाएगा। अब डेंसर चीज को अगर हार्ट को करना पड़े पंप तो कर पाएगा? किसको मेहनत ज्यादा पड़ी? डेंसर, हार्ट को। किस पंपिंग ऑर्गन कौन है, मोटर कौन है? हार्ट। तो पंपिंग ऑर्गन को ज्यादा मेहनत पड़ी तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं? तो डायबिटीज, आर्थराइटिस का मतलब समझते हो? पेन हो रहा है, गठिया रोग, जॉइंट पेन। सर उसे सर रूमेटिक कहते हैं ना सर, हैं? उसे सर रूमेटिक कहते हैं। हाँ, ऐसे ही कह रहे हो। तो ये तो अच्छी जानकारी आपको कैसे पता चला? रूमेटाइड भी कहते हैं, आर्थराइटिस। ठीक है, जॉइंट पेन, इसको क्या लिखोगे? अच्छा, हार्ट अटैक में क्या हार्ट रुक जाता है ना पंप? और ये डायबिटीज की शुगर नहीं कन्वर्ट होती, जनरली लोग जानते हैं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। कैंसर, बोलो क्या कह रहे हो? सर हार्ट अटैक में हार्ट क्या हो जाता है? हार्ट फिर पंपिंग करना बंद कर देता है, जिस समय वो पंप करेगा, वरना तो बचपन से ही करता रहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि सर HIV, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्रॉनिक डिसीज HIV भी हो सकता है, HIV भी हो सकता है, ठीक है, इतना ही लिखो। अब आप देखिए नाउ, आगे देखिए कि ये तो हो गए कि हमारी बॉडी में क्या क्या डिसीज हो सकती है, इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एक बार जरा हम इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस की भी डेफिनेशन देखिए।
अलग से पूरी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। Yeah, we keep from 1% to उससे क्या जैसे हम पेन ड्राइव नहीं सकते। ये इतना बड़ा होता है, उसके अंदर डाल दे पेन में, और फिर वो OTP डाल दे फोन के अंदर, फिर जो पेन ड्राइव में जैसे कंप्यूटर में डाल दे सकते हो OTP ना फोन के अंदर से काम ऐसा प्लस वाला ऐसा पीछे अभी इधर ये तेरी फोन की पिन होती है, चाहिए बड़ा होता है, बढ़िया पे ऑफिस पे मिलेगा। इन्फेक्शियस डिसीज आपने लिखा देना स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और नहीं, ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। इन्फेक्शियस डिसीज, द डिसीज विच आर कॉज्ड बाय सम पैथोजेंस, जो किसकी वजह से होती हैं? These diseases are caused, बात ना करें, caused by some pathogens, that is disease causing germs, रोग कारक कीटाणु, जो रोग उत्पन्न करें, रोग कारक कीटाणु, यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिसीज वो क्या लिखा है, यूरो लिखा है, कॉजिंग कीटाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं, वायरस, जैसे ये वायरस है तो इस तरीके से बहुत छोटा होगा ये इस तरीके से, तो वायरस से हो सकता है, या फिर किससे हो सकता है? बैक्टीरिया से हो सकता है, तो बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया इस तरीके से होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है सेल में, तो वायरस से हो सकता है, ये वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस भी इसी तरीके से दिखता है, और ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया ये बहुत ही छोटे होंगे, ठीक है कि नहीं ना। या किससे हो सकता है? इवन इसमें तो सेलुलर बॉडी भी नहीं होती, वायरस मालूम है, साइटोप्लाज्म भी नहीं होता, बस ये एक न्यूक्लियस है। हाँ, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर न्यूक्लियोइड हिल रहा है, इसके ऊपर साइटोप्लाज्म भी नहीं है, ना सेल मेम्ब्रेन है, कुछ नहीं है। इसी को तो वायरस कहते हैं। इसको ना जीवित में काउंट किया जाता है, नम्रत में। इट इज नाइदर लाइव नॉर डेड। जब ये हमारी बॉडी में आ जाएगा तब ये फंक्शन करेगा। ये हमारी बिल्कुल सही, हमारी बॉडी के सेल के अंदर घुस के ये अपने डीएनए से रेप्लिकेशन करेगा और फिर नए सेल बनाएगा। अदरवाइज इसको जला दो, आग में डाल दो, चम्मच के ऊपर आग पे रख दो, कुछ नहीं होता इसको। ऐसी चीज। तो ये चीज हो गई, वायरस, बैक्टीरिया। इसके अलावा प्रोटोजोआ जानते हो कि नहीं? सुना सकता है। बहुत अच्छा, इन्होंने काफी अच्छी बात कही। कहते हैं प्रोटोजुआ मतलब जू, एनिमल के से पहले वाले, यानी अमीबा, पैरामीशियम। बड़ी बात कह दी इन्होंने। एनिमल से एनिमल जो बाद में एनिमल जाके बने। अच्छा। जुआ, जुआ का मतलब एनिमल होता है, और एनिमल्स के जो बहुत पहले हमारे फोर फादर्स रहे, पूर्वज, तो वो कौन है बताओ? प्रोटोजुआ। अमीबा, एज अमीबा तो जानते हो, गंदे पानी में पाया जाता है, तैरता रहता है। पैरामीशियम, ये सब गंदे पानी में रहते हैं, इन्हीं से तो सब डाइसेंट्री होती है, लूज मोशन। तो ये सब चीज हो गई। इसके अलावा फंगस होता है क्या? पैर में कभी फंगस लग जाती, भाई नहीं देखा? गीला पानी में या कहीं कहीं पर किसी के एचिंग होने लगती है, यहाँ ऐसे ऐसे एचिंग करता रहता, नहीं स्पॉट नहीं पड़ जाता, तो इच गार्ड लगाता है, तो वो होता है, वो क्या होता है? दैट इज फंगस, स्किन फंगस हो जाता है। स्किन फंगल नहीं डिसीज हो जाती, तो किसकी वजह से होता है बताओ? फंगस। फंगस। सर
ज्यादा नहाने से हो जाता हो सकता है। अब ये देख लो, अब इसके अलावा आपको मालूम है कि हम लोग हर तीसरे महीने में अल्बेंडाजोल क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के सब कीड़े मर जाए। हाँ। पापा ला के देते हैं कि नहीं कि लो ये लो खीर खाओ, उसके बाद ये दवा खा लेना है। क्यों ऐसा होता है? हाँ, और इस एयरफोर्स में तो दी ही जाती है। तो ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो हमारा स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें क्या होता है कि हर तीसरे महीने में कीड़े हो जाते हैं। तो वो क्या होगा, कभी लार टपकेगी सोते समय, कभी आंखें खुली रह जाएंगी, कभी मुंह खुला रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पेट में किसी न किसी तरीके के ये सब वॉर्म्स हैं। टेप वॉर्म है, ठीक है, ये इस तरीके का टेप वॉर्म है, या इस तरीके के लिवर फ्लूक है, ये सब हमारे पेट में है। ये टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, ये सब पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम अल्बेंडाजोल खाते हैं। राउंड वॉर्म भी हमारे पेट में होता है, इनमें से कहीं रखा है ये राउंड सर वॉर्म। आँख में भी आ जाता है। हाँ, आँख में भी आ सकते हैं। तो ये अभी हम दिखाएंगे आपको वीडियो में, ठीक है। तो यानी ये जितने भी हैं ये सारे पैरासाइट्स हैं, परजीवी। ये हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में रहते हैं, खूब खाते पीते मजे करते हैं और हमें एचिंग कराते हैं। जैसे किसी को लगता है कि भूख की वजह से पेट में ऐठन हो रही, तो जान जाओ कीड़ा है पेट। तो इस तरीके से वो हमारा खाना खाता है और चेहरे की जो कांति है, जो तेज है, वो जाता रहता है। तो दैट इज इट इज ड्यू टू दीज काइंड ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इन सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज की वजह से आपने किस में रखा है? पानी में? सर ये रियल है ना? सभी रियल है। अब जरा देखो, फंगस की वजह से हो सकता है, और किसकी वजह से बताया? नीमाटोड, समझ गए? नीमाटोड आपको हमने देखा ना, इस तरीके के कई वजहों से होता है ये सब। ये इन सब की वजह से है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शियस डिसीज होती है, ठीक है। अब जरा देखो, इन्फेक्शियस डिसीज के कौन से दो टाइप बताए गए, बताओ? क्या? एक कंटेजियस है, नॉन कंटेजियस। तो हम तो पूरी बात करेंगे भाई, जो किसी से भी फैले। तो इन सब की वजह से डिसीज होती है जो कि दूसरे में पहुंच जाती है, इन्फेक्शियस डिसीज। ये सारा इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शियस डिसीज है एंड इट रैपिडली फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। अगर मान लो हमने कोई चीज पी या कुछ की, तो क्या उसमें ये चांस नहीं कि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया उसमें भी आ जाए? भाई ये सारे हैं, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। या ऐसा हो गया कि हम गए और रिवर के किनारे हम सोच रहे हैं कि टॉयलेट नहीं, वहीं शौच करके चले जाए, दैट इज डेफिकेशन। सो अगर ओपन डेफिकेशन कर लिया तो उसमें क्या होता है कि ई कोली, एस्चेरिका कोली का नाम जानती हो? हाँ, यस। यस, देखो ये जानते हैं। एस्चेरिका कोली एक ऐसा रिवर में पाया जाने वाला ऐसा समझिए प्रोटोजोआ है जो लोगों को गंदा पानी पी पी के डायसेंट्री हो रही, डायरिया हो रहा है, ऐसे ही कॉलरा हो रहा है। एस्चेरिका कोली इतना खतरनाक है, हम इसका भी वीडियो दिखाएंगे, आपकी बुक में तो बनाई है। तो हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि इन सब की वजह से होता है एंड इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये भी लिखो, एंड इट स्प्रेड एंड इट, ये पूरा लिखना पड़ेगा जब वहां पे पूछी जाएगी। फ्रॉम वन, एस्चेरिका कोली वॉर्म है क्या है? एस्चेरिका कोली एक तरीके का एक प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है, वन पर्सन टू अदर। कैसे? आइदर बाय डायरेक्ट ट्रांसमिशन और बाय बहुत सारे, बाय एयर, वाटर, ठीक है, और वेक्टर्स। आइदर बाय, बोलो, डायरेक्ट सर आपने उसका ब्रैकेट क्लोज ही नहीं किया अभी तक। ट्रांसमिशन, दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहां बंद कर लो, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन और बाय एयर, वाटर, शेयरिंग यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ, बोलो। यस, यस, ब्लेड, शेयरिंग यूटेंसिल, उसे फॉर्माइड डिसीज कहते हैं, यूटेंसिल्स। एंड इसके अलावा वेक्टर्स, बाय वेक्टर्स भी फैलता है। तो ये चीज है इन्फेक्शियस डिसीज की डेफिनेशन। ऐसा ही आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये लिख देने से वन टू अदर में तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, आधा भी नहीं मिलेगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा। पैथोलॉजी जानती हो? पैथोलॉजी, जहां पर रोगियों का इलाज होता है। और पैथोजन, जो पैथोस का मतलब रोग, और जन जो रोग को जनरेट करे, तभी तो नाम पैथोजन है। बात समझ में आया?
और एंटीजन क्या होता है? सर जो उनके मारे जो उनको मार दे। हमारी बॉडी में जो एंटीजन है, WBC एंटीबॉडी है, वो सब किसको मारते हैं बताओ? एंड पैथोजेंस को। पैथोजेंस को। तो पैथो प्लस जेंस, पैथो का मतलब रोग और जेन का मतलब जनरेटर। बोलो बात सही है? लिख लेते हैं, पैथोज और प्लस जनरेटर। तो इससे क्या होता है? ये रोग के उत्पन्न करने वाले। समझ में आई बात की नहीं? पैथोलॉजी से ही तो बना है। अब जरा आगे देखें कि नेक्स्ट इज ओके, ये बात तो हो गई। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 180। पहली बात कही गई, लिस्ट एनी 3 रीजन दैट यू थिंक दैट यू आर सिक एंड ऑट टू सी अ डॉक्टर। तो ऐसे हमें रीजन बताने हैं कि हमें कब डॉक्टर को देखना चाहिए। सो नाउ कभी भी हैविंग हेडेक, शिवरिंग और बॉडी टेम्परेचर, ये सब हो तो क्या देख लेना चाहिए बॉडी हमें। यू शुड विजिट अ डॉक्टर। हाँ सर क्या? पहली बात, हैविंग हेडेक, अगर सर दर्द हो रहा है, सर गोली ले लेंगे सर, ऐसे दिमाग से ले लोगे, मत लेना। इससे क्या होगा? किडनी फेल हो जाती है। मेरे भाई की हो चुकी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। वो सेल्फ मेडिकेशन करता था, फिर माँ को देनी पड़ी। अभी तक वो अपने मन से कुछ भी ले लेता था। हेडेक के कारण? हेडेक नहीं, कोई भी बीमारी होती थी तो वो जाके कहता था इसकी गोली दे दो। सर नीचे वाले जैसे। अगर आपने कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे किडनी फेल, किडनी मालूम है क्या करती है? सर ज्यादा दवाई खाने से फेल। किडनी क्या करती है? सर मतलब यूरिन बनाती है। हमारी बॉडी में से जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस निकाल देगी। और किडनी फेल हो गई तो क्या हमारी बॉडी कचड़ा घर हो जाएगी? स्मोकिंग करने से। सारा टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में ही रह जाएगा। हाँ। तो 3 चीजें किडनी फेल करती हैं। एक तो क्या होता है कि Smoking। कोल्ड ड्रिंक्स या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या जंक फूड और सेल्फ मेडिकेशन। ये 3 चीजें से क्या होता है? किडनी पर सीधा असर पड़ता सर स्मोकिंग से भी तो होता है। है। स्मोकिंग से तो लंग्स पे पड़ता है। सर अच्छा जंक फूड होता है क्या? जंक फूड में भी केमिकल्स होते हैं। जंक फूड में ये सोडियम बेंजोएट होता है। जंक फूड बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा। ये है, देख लो, सब में चाहे लेस खाओ चाहे उसमें ये चीज पाई जाती है, सोडियम बेंजोएट। ये क्या है? यही किडनी को खराब करता है। सब में हम लोग खुद ही बनाते हैं। जब आप प्रिजर्वेटिव फूड बनाते हैं, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए यही डालते हैं। यही किडनी को खराब करता है। सर ये पाउडर होता है। ये पाउडर है, इसके डालने से चीज 3 महीना 4 महीना चल जाती है, जो एक दिन में खराब हो। सर कैसे? ये प्रिजर्वेटिव है, फूड प्रिजर्वेटिव। अच्छा ये नीचे की दुकान में मिल जाएगा। नहीं चाहिए। नहीं, फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स नहीं करते सब लोग, जिम करते हैं। आप लोगों को क्या पता, इनको पता होगा नहीं? भाई घर में तो मम्मी रखती ही होंगी, कभी देख लिया होगा आपने, मम्मी ये क्या है, तो बताते होंगे ये जब जेली बनाएंगे तो फिर खिलाएंगे। नहीं होता है, सॉस जेली बनाती तो डालती है। हैविंग हेडेक, और जरा देखो, शिवरिंग हो रही हो तो शिवरिंग मतलब कांपना, कपकपी। या फिर तीसरी चीज क्या बताई? एंड बॉडी टेम्परेचर, एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यस सर। 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, या 37 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा कुछ हो जाए तो जाके दिखा लेना। 37 डिग्री सेल्सियस और 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इज, ये कैसा टेम्परेचर है? नॉर्मल। नॉर्मल। नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस बताना है। अब आप आगे देखिए, तब दिखा देना डॉक्टर को। हैविंग डायरिया, लूज मोशन हो जाए तो भी चले जाओगे क्या? यस सर। तो जा। हैविंग लूज मोशंस। या तीसरी चीज ये भी हो सकती है, हैविंग ए वुंड विद पस, किसी घाव में व्हाइट पस आ रहा हो तो वाइट पस क्या होता है? WBC। हैविंग ए WBC होता है, किसी किसी जगह कट जाता है, व्हाइट व्हाइट नहीं निकलता है वहां से हाँ कटने के बाद, नहीं
हाँ वाइट पस, हैविंग ए वुंड, उससे रस्सी पड़ जाती है। हाँ लगी डिफरेंट विद पस, बाकी तो आप समझदार हो। अब जरा देखें सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो हम इन सब केसेस में जाएंगे, विजिट करेंगे। सो अब ये क्यों करेंगे कि ओनली इफ वन सिम्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट देन ऑल्सो वी विल कंसल्ट डॉक्टर। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इवन ओनली इफ एनी ऑफ द अबव symptom is present, I will consult doctor. I will सर वी consult विल होगा ना, वी विल doctor. मान लो अगर एक के लिए कहा है तो वी लिख देना, नहीं तो आई लिख देना। अब आगे देखो कि इट इज सो बिकॉज इट विल मेक अस अनकंफर्टेबल एंड बेड रिडन ड्यू टू अटैक ऑफ डिसीज, क्योंकि इसकी वजह से हम बिस्तर पर पड़ जाएंगे और हमारा एकेडमिक्स और कैरियर और मॉनेटरी लॉस भी तो होगा। हाँ। फैक्ट्री नहीं जा रहे हो तो काम नहीं मिलेगा, तो पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा। कट जाएगा। सो एज इट विल मेक अस uncomfortable and bedridden, तो ये हमें bedridden and may affect Carry. some organ, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो तो Now, second question क्या कह रहा है कि in which of the following case do you think that the long-term effect on your health and likely to be most unpleasant? अगर आपको जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस पीलिया जानते हो? हाँ, पीली सर। आंखें पीली हो जाती हैं, चेहरा पीला हो जाता है, ये क्यों होता है जॉन्डिस? सर वीकनेस, ये करेक्ट कह रहे हैं। अगर हमारा लीवर ठीक काम नहीं कर रहा, लीवर के 42 फंक्शन है, लीवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीवर है, और ये यहाँ पर होता है, और उसमें भी अगर दिखाया गया वो ब्राउन कलर का लीवर है, दिख रहा है ना? हाँ, वो नीचे भी रखा है, वही लीवर है। सर ये पूरा लीवर है ये? हाँ, ये ब्राउन पोर्शन है, ये लीवर है। क्या है? वो उसमें भी दिख रहा है किनारे लीवर ये ब्राउन, क्या है? उसमें देखो स्टमक के बगल हाँ यस सर। ह्यूमन लीवर, ठीक है कि नहीं? ऐसी जगह जगह भी लगा हुआ है लीवर। तो ये इतना इसका काम है, हमारी बॉडी के सारे जहरीले सब्सटेंस को ये हटा देता है, और न जाने ये स्टोरेज भी करता है फूड का, जब मर्जी होता है देता है। भूकंप में हम दबे हैं तो ये हमें 15 दिन तक बचा के रखता है। इसके अलावा न जाने इसके कितने काम है, जो कि हम 10th में पढ़ेंगे, सारे 42 काम हम इसके 10th में पढ़ेंगे। लीवर अगर आपके किसी का खराब हो गया तो आधा काट के 60% लोग बच्चे अपने माता पिता को दे भी देते हैं, ये फिर से उगाता है, तो इस तरीके से ये बढ़ भी जाता है। हाँ, तो लीवर ग्रो भी कर जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? लीवर आप लोग धड़ल्ले से अच्छा डोनेट, वो क्या है फिर ये? ये पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज में इंसुलिन निकलता है जो शुगर को तोड़ता है। अगर शुगर नहीं टूटी प्रॉपर तो क्या डायबिटीज हो जाएगा? तो ये पैंक्रियाज है। बात समझ में आ गई? तो अब जरा देखो, सेकंड कहना है कि अगर आपको जॉन्डिस है तो क्या इसका आपके ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, कि अगर आपके जू पड़ गई हैं बाल में तब लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, या अगर आपको कहीं पर एक्ट होता है नहीं, यहाँ पर दाने पड़ जाते हैं, वो मुहासे, पिंपल्स, तो पिंपल्स पड़ गए, वो उससे ज्यादा नुकसान है आपको कि जॉन्डिस से? जॉन्डिस। जू पड़ गई हैं, बोलो जॉन्डिस से। तो जॉन्डिस से हमें क्या नुकसान है जरा देखें। सो इन केस ऑफ जॉन्डिस क्या होगा बताइए? जॉन्डिस विल, देखो जॉन्डिस इज हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन बॉडी, और इसके अलावा बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो होगा ही, इवन इट में रिजल्ट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस तो जानलेवा हो जाता है, जैसे एड्स होता है उसी तरीके से इसमें भी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सर ये क्यों होता है? ये भी जो भी है
ये जान लो जॉन्डिस हुआ तो सबसे क्या खराब होगा आपका? लिवर लीवर खराब हो जाएगा। और लीवर खराब हो जाएगा तो लीवर अगर आपका फंक्शन नहीं कराएगा तो बॉडी में जहर फैल जाएगा क्या? हाँ सर। आपके बॉडी में फिर आप कुछ सही काम नहीं कर पाओगे, है तो सर ना? हटा सकते हैं लिवर थोड़ा सा रखें? आप हटा के दूसरे से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ना। आपका पूरा हट जाएगा, दूसरे का मिल जाएगा 60%, और फिर वो क्या लें? उसका 40% ग्रो करेगा। ऐसा होगा। तो हेपेटाइटिस हो जाएगा जो कि इट इज कॉज्ड बाय वायरस। इसका वायरस है जो हेपेटाइटिस का वायरस का नाम हम बता देंगे, हेपेटाइटिस बी। हाँ बोल है ना? लिवर बेचते भी हैं। बेच दो सर। बेच तो देते हैं। आपकी बॉडी 10 लाख की है, बेचने निकलो तो बस आंख अलग दान दे देना, किडनी दे देना, 5-5 लाख में तो किडनी बिक जाएगी। सर 5 की थोड़ी 30-40 कितने? लाख आ जाते हैं 20 तो बोलते ना कि हाँ 40-40 से लाख। डॉक्टर निकाल लेते हैं ना। एक घंटे से 30-40 समझ में आई बात कि नहीं? तो हम लोग अगर जिंदगी बनना कहाँ है, थोड़ा थोड़ा एक एक बॉडी पार्ट बेचते रहना तो भी मजे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इट इज कॉज्ड बाय वायरस। हेपेटाइटिस किससे होता है बताइए? हेपेटाइटिस बी। कॉज्ड बाय, सही कहते हो, कॉज्ड बाय। वैसे कौन सा, आप क्या किडनी बेचने का विचार बना रही हो? कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। इन जॉइंडिस, देखो लिख दिया, इन जॉइंडिस अवर लीवर गेट अफेक्टेड, यस सर। इन जॉइंडिस अवर लीवर गेट अफेक्टेड एंड, ठीक है, इन वायरस लिख लिया, इन जॉन्डिस अवर लीवर गेट डैमेज्ड। देखो जो लाइस है, इट कैन इजिली बी, लाइस का होता है लीस, उसका प्लूरल। हाँ अच्छा, इट कैन इजिली बी रिमूव्ड बाय मेडिकल। मेडिकल लगाओ, जुओं से छुटकारा पाओ। तो ठीक है, वी कैन गेट रिड ऑफ लाइस इजिली। और इसके अलावा तीसरी चीज क्या बताई गई थी? एक्ने। सो एज द एज पासेस, ये तो एक फेज है जो 16 से 20 इयर्स तक के बीच में मुहासे होते हैं, उसके बाद तो नहीं होते किसी को। तो हो सकते तो हैं। वो सिर्फ एक एज है, उस बीच में फैट बहुत बनता है बॉडी। मुहासे चेहरे पे अच्छा, पिंपल से आ तो जाएंगे। फिर अगर ठीक हो जाते हैं So lice, we can 20 साल के बाद हाँ। get rid of lice and, और किससे छुटकारा पा सकते हैं? And acne easily, तो इन सब से पा सकते हैं। तो इसलिए जॉइंडिस पर हम जाएंगे इजीली। सर सब पे लिखा ही क्यों सर? है, सब पे लिखना था क्या सर? हमें ये लिखना था कि कौन से केस से आपकी हेल्थ डैमेज होगी। तो लाइस से डैमेज होगी, कि एक्ने से डैमेज होगी, कि जॉन्डिस से डैमेज होगी। तो आपको ये लिखना है कि जॉन्डिस से मेरा लीवर खराब हो जाएगा, जो परमानेंट डैमेज करेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर, इतना ही रखो। कल शाम का यही टाइम रहेगा, हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कार्डियक अरेस्ट परसों लास्ट कार्डियक अरेस्ट होता है स्टार्ट कार्डियक